नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं, हम लोग छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ कर रहे हैं। मैं 2 पार्ट करा चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन किए थे। आज का हमारा रहेगा क्या चीज़, पार्ट नंबर 3। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, राज्य मंडी बोर्ड के गठन किस धारा में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा 26, बी दिया गया है धारा 27, सी दिया गया है धारा 28 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका धारा नंबर 29। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा नंबर 26। अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य मंडी बोर्ड के गठन के बारे में जितनी भी जानकारी दी गई है या फिर जितने भी प्रावधान होंगे वो उसको किस में बताया गया है, धारा नंबर 26 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंडी समिति का प्रधान कार्यपालिक अधिकारी कौन होता है। जो आप लोगों को मैं बताया हूँ क्या चीज़, मंडी समिति। तो मंडी समिति में जो प्रधान प्रधान मतलब मुख्य कार्यपालिक अधिकारी कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सचिव और ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका प्रबंधक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिव। अर्थात क्या चीज़, सचिव जो है किसी मंडी समिति का प्रधान कार्यपालिक अधिकारी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सचिव के कार्य एवं कर्तव्य किस धारा में उल्लिखित है। अर्थात सचिव के जितने भी क्या क्या कार्य है, उसका क्या क्या कर्तव्य है ना, उसको इस अधिनियम की किस धारा में बताया गया है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 26, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 27 का, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 28, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 29 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा नंबर 27 का। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी मंडी समिति में पद के सृजन के लिए किसकी पूर्वानुमति आवश्यक है। अर्थात अगर कोई मंडी समिति है, ठीक, उसमें क्या करेंगे, कोई पद या फिर नया पद का क्या करेंगे हम लोग, सृजन करेंगे। उसके लिए हमको किससे पहले अनुमति या फिर मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सचिव, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है संचालक और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कलेक्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संचालक। ठीक है। नक्शा दिया गया है आपका हमारा क्वेश्चन, मंडी समिति के सचिव के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए है मंडी समिति और उप समिति का बैठक बुलाना, ऑप्शन नंबर बी है मंडी समिति के मतदान में भाग लेना, ऑप्शन नंबर सी है बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर डी है मंडी समिति को संख्या की और रिपोर्ट उपलब्ध कराना। अर्थात इसमें आपको वो प्रश्न में पूछा गया है, किसी भी मंडी समिति के जो सचिव रहते हैं उसके जो कार्य है उसमें से चारों में से कौन उसका कार्य नहीं है। ठीक, असत्य का मतलब क्या जी, जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा कार्य मंडी सचिव का नहीं रहता है। ठीक, इसमें सही आंसर होगा आपका मंडी समिति के मतदान में भाग लेना। ये क्या चीज़ है, इसका असत्य कथन है। कैसे असत्य कथन है, क्योंकि जो मंडी सचिव होता है वो मतदान में भाग नहीं लेता है। ठीक है, आया ना समझ में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मंडी समिति में पद सृजन किस धारा में है। मैं ये पहले ऊपर में बता हूँ क्या चीज़, पद सृजन किससे की अनुमति लेनी पड़ती है करके, और उसी को अब नया प्रश्न दिया गया है क्या चीज़, कि जो पद सृजन के बारे में जितनी भी जानकारी है, जितना भी वर्णन दिया गया है इस धारा के, इस अधिनियम के अंतर्गत, उसको किस धारा में बताया गया है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 27, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 28, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 29 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया क्या थी, धारा नंबर 30। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा नंबर 30। अर्थात धारा नंबर 30 में पद सृजन के बारे में बताया गया है इस अधिनियम में। ठीक, अगला प्रश्न है, किसी मंडी समिति के अधिकारियों या सेवकों को स्थानांतरित कौन कर सकेगा। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर। अगर एक मंडी समिति से दूसरे मंडी समिति में इसको क्या करना है, अधिकारी या फिर जो सेवक है उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसको कौन कर सकेगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सचिव, ऑप्शन बी है संचालक, ऑप्शन सी है अध्यक्ष, ऑप्शन डी है प्रबंधक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संचालक। अगला प्रश्न है, किसी मंडी समिति के अधिकारियों का स्थानांतरण तभी किया जा सकेगा जबकि उसका वेतनमान हो 100 रुपये से अधिक, 200 रुपये से अधिक, 600 रुपये से अधिक, 500 रुपये से अधिक। इसका सही आंसर होगा 600 रुपये से अधिक। अर्थात क्या बताया जा रहा है जी यहाँ पे, ऊपर में बता दिया क्या, स्थानांतरण तो कर सकेगा लेकिन अगर उसका वेतन 600 रुपये से कम रहेगा तो उसको हम क्या चीज़, स्थानांतरित नहीं कर सकेगा। कौन स्थानांतरित नहीं कर सकेगा, संचालक। ठीक, अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन किस धारा में व्यापार विनिमय के संदर्भ में उल्लेख है। किस अध्याय में, सॉरी,
इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अध्याय नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अध्याय नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी दिया गया अध्याय नंबर 7, ऑप्शन नंबर डी दिएगा आपका अध्याय नंबर 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अध्याय नंबर 6। ठीक, अर्थात अध्याय नंबर 6 में व्यापार विनिमय के बारे में बताया गया है। ठीक, इस अधिनियम में। ठीक, अगला देखते हैं, मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का विनिमय के बारे में किस धारा में बताया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 31, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 32, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 33 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका धारा नंबर 34। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धारा नंबर 31। अर्थात धारा नंबर 31 में किसी मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के विनिमय के बारे में बताया गया है। क्या क्या विनिमय होगा, कैसे कैसे होगा, उसको उसमें पूरा बताया गया डिटेल से। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के पंजीयन की मंजूरी के संदर्भ में निम्न किस धारा में उल्लेखित है। इसमें धारा नंबर 31 दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, बी में दिया गया है आपका धारा नंबर 32, सी में दिया गया धारा नंबर 33 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया आपका क्या चाहिए धारा नंबर 34। इसका सही आंसर होगा पंजीयन की मंजूरी ऑप्शन नंबर बी अर्थात धारा नंबर 32। ठीक, किसी मंडी क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य करता है, ठीक, उसको क्या पंजीयन कराना पड़ता है। ठीक, तो उस पंजीयन के बारे में कैसे कैसे पंजीयन होगा, क्या क्या उसका शर्तें हैं, उसको सब किस में बताया गया, धारा नंबर 32 में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंजीयन के मंजूरी के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर मंजूरी देनी आवश्यक है। अभी मैं बताया क्या चीज़ पंजीयन होता है। ठीक, तो पंजीयन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को आवेदन। तो जब आवेदन करने के कितने दिनों के भीतर, हम तो आवेदन कर दिए किसको, मंडी समिति को। ठीक, अब उसमें वो क्या करेगा, इसको मंजूर करेगा, कितने दिन में उसको मंजूर करना आवश्यक है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1 सप्ताह के भीतर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 3 सप्ताह के भीतर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 5 सप्ताह के भीतर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका क्या चीज़ 6 सप्ताह के भीतर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 सप्ताह के भीतर। अब प्रश्न ये आएगा कि अगर 6 सप्ताह के भीतर अगर क्या चीज़ पंजीयन की मंजूरी नहीं दिया तो क्या होगा, उसका प्रश्न जो आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लेते, ये तो मिल गया। ठीक, अगला प्रश्न है, यदि मंडी समिति 6 सप्ताह के भीतर पंजीयन की मंजूरी नहीं देती है तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पंजीयन रद्द माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पंजीयन मंजूर माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया पंजीयन लंबित माना जाएगा और ऑप्शन नंबर डी दिया गया इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंजीयन को क्या चीज़ मंजूर माना जाएगा। यदि हम आवेदन करते हैं किसी मंडी समिति में पंजीयन के लिए, अगर वो 6 सप्ताह के भीतर आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है तो क्या माना जाएगा कि आपका पंजीयन हो चुका है, आपका पंजीयन मंजूर है, रद्द नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धारा से पंजीयन रद्द किया जा सकेगा। सॉरी, किस कारण से पंजीयन रद्द किया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यदि पंजीयन कपटपूर्वक प्राप्त की गई हो, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है यदि पंजीयन धारक अपराधी हो, ऑप्शन नंबर सी दिया गया पंजीयन धारक दिवालिया हो, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अर्थात अगर कोई पंजीयन करा भी लिया, ठीक है, तो उसको रद्द करने के लिए कौन कौन से कारण होंगे उसको पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें अगर वो कपटपूर्ण से प्राप्त कर रहा, कोई धोखाधड़ी से पंजीयन करा लिया झूठ बोल के, ठीक है, फिर झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके। ठीक, अगर मान लीजिए वो जो पंजीयन कराया है वो व्यक्ति अगर अपराधी प्रवृत्ति का हो या फिर वो क्या हो, दिवालिया हो। ठीक, अगला प्रश्न है, एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए पंजीयन मंजूर कौन कर सकेगा। ऑप्शन नंबर ए है संचालक, ऑप्शन नंबर बी है सचिव, ऑप्शन नंबर सी है अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी। अर्थात अगर एक से अधिक मतलब एक से अधिक मंडी क्षेत्र में आप क्या कीजिए, पंजीयन कराना है, ठीक, तो उसके लिए उसको कौन मंजूरी देगा, कौन देगा, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जो अधिकारी किया जाएगा वही आपको एक से अधिक मंडी पंजीयन के लिए मंजूरी देगा। ठीक, अगला प्रश्न है, एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए पंजीयन किस धारा में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 31, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 31 का, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 32 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है क्या चीज़, धारा नंबर 32 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धारा नंबर 32 का।
अर्थात एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में पंजीयन के बारे में जो जो आवश्यक शर्तें होगी, जो भी इसके बारे में दिया होगा, उसको किस धारा में बताया गया है? आपके धारा नंबर 32 क में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी पंजीयन को जो मंडी समिति द्वारा मंजूर की गई हो को कौन रद्द कर सकेगा? अभी मैं बताया ऊपर क्या चीज़ की पंजीयन कराते हैं। ठीक, अगर पंजीयन हो गया तो उसको रद्द कौन कर सकेगा? उसको रद्द करने की शक्ति किसके पास है, उसको पूछा गया है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया सचिव और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्रबंधक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संचालक। कौन करेगा इसको रद्द? संचालक करेगा। ठीक, अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में पंजीयन रद्द करने की शक्ति किस धारा में है? अभी अभी मैं आप लोगों को बताया था क्या चीज़ पंजीयन कराना है और पंजीयन को रद्द कब किया जा सकता, कौन कौन से कारण है और उसकी और रद्द करने की शक्ति किसको है। इसमें अब अगला प्रश्न क्या दे दिया गया है कि इसको किस धारा में बताया गया है? किसको रद्द करने वाले जो है उसको, पंजीयन करने वाले को मैं पहले बता चुका हूँ, जो पंजीयन रद्द करने वाले की जो शक्ति है उसको किस धारा में बताया गया है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 31, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 32, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 33 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका धारा नंबर 34। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धारा नंबर 33। अर्थात धारा नंबर 33 में पंजीयन को रद्द करने की शक्ति या फिर पंजीयन को रद्द करने के लिए क्या क्या उसके कारण है, कौन रद्द करेगा, फिर पंजीयन रद्द करने के बारे में जितनी भी जानकारी है उसको इस धारा में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन अपील का प्रावधान किस धारा में है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 31, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 32, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 33 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 34। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धारा नंबर 34। इस अपील के बारे में अगले वीडियो में और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होता है अपील। ठीक, अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में विवाद का निपटारा के संदर्भ में किस धारा में बताया गया है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए दिया गया धारा नंबर 32, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 33, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 34 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका धारा नंबर 35। इसका सही आंसर होगा धारा नंबर 35 अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो अपील जैसे क्या चीज़ पंजीयन कराते हैं, ठीक, मंजूरी भी मिल गया, जो रद्द करते हैं या फिर कुछ भी आदेश आता है तो आदेश के विरुद्ध हम क्या करते हैं, अपील करते हैं। उसको अगली वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट 3 MCQ का पूरे 20 क्वेश्चन। ठीक है, अभी एक्चुअल में क्या थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट से डाला था इस बार, लेकिन अब जो आगे की वीडियो आएगी वो थोड़ा जल्दी जल्दी आएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करें और शेयर करें और चैनल को क्या करना आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।